हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीसीएससी और यूपीपीसीएस साथ में ही अन्य स्टेट कमीशंस जहां के प्री कम मेंस की परीक्षाएं होती हैं, तो उन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये श्रृंखला एनसीईआरटी की शुरू की है इंदिरा सिविल सर्विसेज के अंतर्गत। तो पहली यूनिट के अंतर्गत हम लोग सोशल साइंस में देख रहे हैं। पहला पार्ट पॉलिटी सिविक्स कह सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस कह सकते हैं या पॉलिटी कह सकते हैं, क्योंकि आप जीएस के पार्ट के अंतर्गत आप देखेंगे आपको या तो क्या मिलेगा, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स सिस्टम मिलेगा, इंडियन पॉलिटी मिलेगी, ई गवर्नेंस मिलेगा। तो आपको ये सभी चीज़ें एनसीईआरटी में दिखाई पड़ेंगी। साथ में आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपको दिखाया जाएगा सोशल इशू, सोशल जस्टिस और कैसे ई गवर्नेंस काम करता है। आपको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सभी कुछ आपको एक साथ दिखाई पड़ेगा। तो देखिए, हम बात करते हैं अब। तो इसके साथ ही हम जो ये श्रृंखला चला रहे हैं, ये यूपीसीएससी, यूपीपीसीएस और साथ में यूपी ट्रिपल एससी अन्य वनडे एग्जामों को ध्यान में रख के चला रहे हैं। आपको प्री कम मेंस है तो पीटी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहीं पे बेसिक कॉन्सेप्ट, वो भी आपको हेल्पफुल रहेंगे। देख सकते हैं आप इस संदर्भ में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने अगले पार्ट में। तो हम लोग देख सकते हैं इस पार्ट में ये आप इसे देखेंगे अगर, तो ये देखेंगे ये सोशल साइंस है, लोकतांत्रिक राजनीति की हम लोग क्लास 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी पॉलिटी के सेक्शन के अंतर्गत। लोकतांत्रिक राजनीति क्लास 9 की जो पुस्तक है, पार्ट 1 में हम देख रहे हैं। इसके हम लोग 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। चौथे 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। चौथे चैप्टर पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं लोकतांत्रिक राजनीति तो नाम है, तो हम लोग चुनावी राजनीति पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देख सकते हैं चैप्टर 4 है ये। तो और आपको एक चीज़ और बता ले सकते हैं कि आप अगर एनसीईआरटी की साइट पे जाएंगे आगे तो ये आपको चैप्टर 3 दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं इस संदर्भ में। आगे हम बात करें, ये भारत की उद्देशिका है, तो आप देख सकेंगे कि भारत की उद्देशिका के संदर्भ में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक। आपको बता दें कि इसमें जो वर्ड जोड़े गए थे वो आप देख सकते हैं। तो ये वर्ड जोड़े हुए हैं, ठीक है, इन्हें ध्यान रखेंगे। और ये 76 में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। तो आगे बात कर सकते हैं चैप्टर 4 पार्ट 4। हम लोग इस चैप्टर के 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। चौथे पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं अब। तो चुनावी राजनीति, आपको बताया हमने कि चुनावी राजनीति क्या है। आप अपने घर में अपने माता पिता के बीच, भाई बहनों के बीच चुनावी राजनीति के रूप में चर्चा करते होंगे। आप अपने मित्रों के साथ अपने समाज में भी चर्चा करते होते हैं। तो आप देख सकते हैं चुनावी राजनीति का पहला स्टेट आपका कहाँ होता है, परिवार। जिस तरीके से परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र का विकास होता है, उसी तरीके से चुनावी राजनीति की शुरुआत आप देखेंगे तो परिवार, समाज, समुदाय और राज्य और राष्ट्र की तरफ बढ़ेगी। तो ये कॉन्सेप्ट आप इसी तरीके से समझ सकते हैं। और ये हायरार्की सिस्टम के अंतर्गत हम लोग इंदिरा सिविल सर्विसेज के अंतर्गत चैप्टर 4 है चुनावी राजनीति की चर्चा कर रहे हैं। अगर हमारा चैनल, हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है, लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक। आप देख सकते हैं कि इसमें हम लोग एक यहाँ से हम लोग इस चीज़ को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कि इसे देख सकते हैं इस संदर्भ में क्या चुनावी प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज़ है। तो इस चैप्टर को हमें पढ़ना है, देख सकते हैं इसे। हम बात कर रहे हैं चुनावी राजनीति के अंतर्गत पार्ट 4 में आप देखेंगे कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज़ है। तो आपको बता दें, कंपटीशन के बीच में ही आपको क्या होगा, एक अच्छी बात निकल के आएगी।
एक दूसरे की जब तक लोग कमियां नहीं बताएंगे, अच्छाइयाँ बताएंगे, क्योंकि हर कैंडिडेट क्या करेगा, अपने आप को अच्छा पेश करेगा, तो दूसरा कैंडिडेट क्या करेगा, उसे उसकी बुराई करके अपने आप को अच्छा पेश करेगा। ठीक, तो यही है। तो हम आपको बता दें, शुरुआत करते हैं अगर हम कि भारत में आप देखेंगे कि संसदीय प्रणाली के तहत आप देख सकते हैं कि संसदीय प्रणाली के तहत, ठीक है, इसे यहीं बता देते हैं इस संदर्भ में कि भारत में संसदीय प्रणाली के तहत, ठीक है, अपनाई गई है। और आप ये भी देखेंगे कि इस प्रणाली, जो संसदीय प्रणाली है, ये आपको संसद या संविधान के तहत आपको कई हर जगह दिखाई पड़ेगी बहुदलीय व्यवस्था, क्योंकि हर जगह क्या करेंगे कि बहुदलीय व्यवस्था है। आप संसदीय प्रणाली के अंतर्गत देखेंगे कि आपको स्टेट में भी वही सेम प्रक्रिया दिखाई पड़ेगी। और आप देख सकते हैं इस संदर्भ में कि क्या होगा, बहुदलीय व्यवस्था है भारत में। इस बहुदलीय व्यवस्था के बीच आप देखेंगे राजनीतिक पार्टियां अपनी क्या करेंगी, प्रतिनिधि खड़े करेंगी, और हर राजनीतिक प्रतिनिधि पार्टियों की एक विचारधारा होती है, हमने आपको बताया। उसी विचारधारा के आधार पर क्या होते हैं, वो अपना संविधान बनाते हैं, पार्टी का संविधान, ठीक है। और आप ये भी देखेंगे कि वो अपनी कैंडिडेट खड़े भी करते हैं उसी विचारधारा से रिलेटेड। आज तो हालांकि सभी लोग पैसे और देख सकते हैं कि राजनीति का जो है एक स्वरूप बदला हुआ नजर आएगा। आज कोई भी राजनीति, जैसे क्रिकेट में कभी भी भाग बदल सकता है कोई किसी, ठीक उसी तरीके राजनीति में आप देखेंगे कोई किसी की विचारधारा से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि वो अपने हित के हिसाब से चुनाव लड़ते हैं। तो आपने देखा होगा कि उम्मीदवार इस पार्टी की विचारधारा को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो इसका मतलब है वो अपना राजनीतिक लाभ देखते हैं, जिसे बोलते हैं राजनीतिक। यहाँ भी क्या है, प्रतिद्वंद्विता आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियों की जो विचारधारा, हम बेसिक बात करें तो राजनीतिक पार्टियों की जो विचारधारा के आधार पर प्रतिनिधियों को अपने वोट देती है। और आप देखेंगे भारत में क्या है, एक से अधिक विचारधाराएं हैं, ठीक है, पार्टियां हैं, क्योंकि उनकी अधिक विचारधाराएं, क्योंकि भारत क्या है, बहुधर्म है, बहुसांस्कृतिक है, विभिन्न वर्गों के लोग रहते हैं, वर्गों के। तो आप देख सकते हैं कि हर वर्ग, संस्कृति और धर्म के लोग सभी पार्टियों से जुड़े हुए हैं। तो आपको ये क्या मिलेगी, समावेशी सांस्कृतिक का आपको प्रोग्राम दिखाई पड़ेगा यहाँ पे, या दिखाई पड़ेगा। तो इस संदर्भ में हम ये भी देख सकते हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज़ है। तो आपको बता दें कि प्रतिद्वंद्विता जब आपके सामने 2 कैंडिडेट खड़े होंगे, 3 कैंडिडेट खड़े होंगे, देख सकते हैं कि आपके सामने ये 4 कैंडिडेट खड़े हैं, इसमें से एक कैंडिडेट की बुराई क्या करेंगे, ये आपको अच्छा पेश करेगा अपने आप को, तो बाकी 3 आपके लिए क्या करेंगे, इसकी कमियां बताएंगे, इसकी पार्टी की कमियां बताएंगे। सेम चीज़ ये निकल के यहाँ आएगा, तो इसे कैसे हैं, ठीक, कॉम्बिनेशन का सिस्टम। तो यही राजनीतिक विचारधारा में चलता है। तो चुनाव का मतलब होता है राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंद्विता। आप देखेंगे प्रतियोगिता कई तरीके का रूप ले सकती है, ठीक है। सबसे स्पष्ट रूप राजनीतिक पार्टियों के बीच विचारधारा की प्रतिद्वंद्विता, पहला कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें, देख सकते हैं, ठीक है। पहली बात है कि जो प्रतिद्वंद्विता है वो राजनीतिक पार्टियों के बीच होगी। इन पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता को ध्यान में रखते हुए पार्टी अपने क्या करेगी, कैंडिडेट खड़े करेगी। और दूसरा, निर्वाचन क्षेत्र में जब अपना प्रतिनिधि अलग अलग क्षेत्रों में खड़े करते हैं राजनीतिक पार्टियां, तो देखेंगे आप कि निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप या उम्मीदवारों के बीच भी प्रतिद्वंद्विता हो जाती है। तो दूसरा आप देख सकते हैं कि उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंद्विता, तो इसे हम दूसरा पॉइंट कहेंगे। तो आप देखेंगे एक ही क्षेत्र में 2 विचारधाराएं काम कर रही हैं, एक पार्टी टू पार्टी, ठीक है, और दूसरा कैंडिडेट टू कैंडिडेट। तो आप इसे देख सकते हैं कि एक पार्टी ये है, एक पार्टी ये है, दूसरा कैंडिडेट ये है इस पार्टी का, दूसरा
तो इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट है, इनके बीच दो कॉन्फ्लिक्ट एक साथ चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इससे क्या होगा, राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा आपके बीच समझ में आएगी कि इसकी पार्टी की विचारधारा क्या है। दूसरा, कैंडिडेट की विचारधारा क्या है, कैंडिडेट की क्या समझ है, ये भी आपको समझ में आएगा। अगर प्रतिद्वंद्विता नहीं रह जाए तो चुनावी बेईमानी होगी। ठीक, इसीलिए कहा जाता है कि बहुदलीय व्यवस्था की सबसे अच्छी विशेषता यही है कि एक से अधिक उम्मीदवार आपको मिलेंगे बहुदलीय व्यवस्था में। आपको अपनी चुनावी मत देने का जो अधिकार है या स्वतंत्रता है भारतीय संविधान के तहत आप देखेंगे तो आप अपने ठीक जो आपको पार्टी का कैंडिडेट अच्छे लगे तो आप देखेंगे उसी डेलीगेट्स को या प्रतिनिधियों को क्या करेंगे, आप वोटिंग करेंगे, तो इसे देखेंगे। लेकिन हम बात करें अगर, लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का होना अच्छी चीज़ है? हम यहाँ आपको क्वेश्चन बताते हैं, यहाँ क्वेश्चन लिखने को देख सकते हैं कि क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारत एक विश्व लोकतांत्रिक प्रणाली, लोकतांत्रिक देश होने के नाते ठीक है, भारत में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का होना क्या अच्छी चीज़ है या अच्छी चीज़ है कह सकते हैं। इसकी समीक्षा आप अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है आपसे। ठीक, आप देखेंगे कि ये क्या है, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स के सिस्टम के तहत आप इसे देख सकते हैं, जिसे आप आईजीपी या इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स ठीक अलग से पढ़ते हैं तो आपको इसी के साथ दिखाई पड़ेगी। तो यही चीज़ें आपको वहाँ भी लिखना है, बस कुछ खास एग्जाम्पल और कुछ खास सरकारों के काम और कुछ खास आर्टिकल भारतीय संविधान के तहत कि कैसे क्या काम कर रहे हैं, यही आपको आईजीपी समझ में आ जाएगी। स्पष्ट नुकसान दिखते हैं, आप देखेंगे हर बस्ती में ठीक है। पर आप देखेंगे अच्छी चीज़ की बात करें, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं, तो क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज़ है? आप देखेंगे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जब शुरू होती है तो आप देखेंगे कि क्या होती है। जैसे हमने आपको बताया कि हो सकता है एक ही घर में क्या होगा, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग पार्टी के वोट पसंद है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी पसंद है। ठीक है, तो एक घर में हो सकता है, जैसे हम देख सकते हैं ग्वालियर स्टेट का जो घराना है, एक ही घर में दो विचारधाराएं चलती हैं, तो देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप जो आम घर हैं उन घरों में भी जाएंगे तो दिखाई पड़ेगी कि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। उसी विचारधारा के आधार पर क्या करेंगे, कोई किसी को वोट दे सकता है, कोई किसी को वोट दे सकता है। यही भारत में क्या है, राजनीतिक मत देने के अधिकार हैं, स्वतंत्रता है। ठीक, कोई किसी पे दबाव नहीं है। तो आप देखेंगे चुनावी प्रतिद्वंद्विता में कुछ स्पष्ट नुकसान भी दिखाई पड़ेंगे जब दो विचारधाराएं आपस में टकराएंगी। ठीक है, विचारधाराएं जैसे पार्टियों हैं, दो पार्टी की विचारधाराएं आपस में टकराई तो आप क्या करेंगे, वो एक दूसरे पे क्या करेंगे, प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगाएंगे। अगर आप इसमें इमोशंस जोड़ लेते हैं, धर्म से जोड़ लेते हैं, अपनी जाति, अपनी संस्कृति से जोड़ लेंगे तो क्या होगा, राजनीतिक पार्टियों का जो कॉन्फ्लिक्ट है आपके घरों तक पहुंचने लगेगा, आपके समाज में पहुंचने लगेगा और आपके बीच में आपके जो भी जहाँ पे कलीग्स हैं उनके बीच पहुँचेगा। यही आपके बीच क्या करेगा, धीरे धीरे प्रतिद्वंद्विता जन्म दे देगी आपस में। तो देख सकते हैं कि चुनावी प्रतिद्वंद्विता में कुछ स्पष्ट नुकसान भी आपको दिखाई पड़ते हैं। जैसा हमने आपको बताया, इसमें हर बस्ती, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। आप देखेंगे कि जब दो पार्टियों की विचारधाराएं आपस में टकराती हैं अलग अलग मंचों पे, तो आप देखेंगे कि वहाँ बैठे लोग क्या करेंगे, उस विचारधारा से अपने इमोशंस जोड़ लेंगे और फिर उसी इमोशंस को लेके वो अपने घर की तरफ बढ़ेंगे। तो आप देखेंगे उसी समाज, उसी धर्म के आपस में जो आपके लोग बीच में संस्कृति में रहते हैं उनके बीच आपको मनमुटाव दिखने लगेगा या आपके अंदर भेद पैदा होने लगेंगे कि ये भी इसी धर्म या जाति से हैं। तो यही नुकसान आपको भारत में भी दिखाई पड़ते हैं। आप जिस बस्ती, जिस नगर में रहते हैं, नगर की जिस बस्ती में रहेंगे आपको वहाँ भी ये दिखाई पड़ेगा। आपने सुना होगा कि, लेकिन आपको एक चीज़ और बता दें कि राजनीतिक पार्टियों की प्रतिद्वंद्विता आपके बीच तो है, लेकिन वास्तविकता संसद भवन के अगर पर्दे के पीछे अगर आप जाएंगे, उसकी कैंटीन में अगर देखेंगे राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा एक साथ चाय पीती नजर आएगी, तो आप देख सकते हैं कि खाना खाते नजर आएंगे। ठीक, एक दूसरे के साथ अपनी बात करते से आएंगे कि आपको ये काम ऐसे करना है, हमें ऐसे करना है। यही असली राजनीति है।
कि आपको तो लड़ा दिया, लेकिन आपके पर्दे के पीछे आप जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि आप इसके सामने ऐसे पेश आना, हम ऐसे पेश आएंगे, तो दो धारी तलवार कि इधर से कटोगे इधर से भी कटोगे, और वो आपस में एक मेज़ पे क्या बैठेंगे, एक टेबल पे आपको खाना खाते नजर आएंगे। दो पार्टियों की विचारधाराएं अक्सर कर आप देखेंगे कि चर्चा में रहते हैं, एक ही टेबल पे रहते हैं, लेकिन आपको चुनावी मंच में आप देखेंगे तो वो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन दिखाई पड़ेंगे। ठीक, तो आप देख सकते हैं स्पष्ट है, नुकसान दिखते हैं, हर बस्ती हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाएगी। आपने सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स फैलाने की शिकायत कर रहे हैं। पहला अगर हम बात करें कि आपने सुना होगा कि लोग आजकल पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो ये आईजीपी का हिस्सा है। हम लोग ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ें लिख भी सकते हैं अपने शब्दों में। बेहतर आंसरिंग के लिए जो वर्ड हमने यूज किए हैं, ये आपको बेहतर आंसर और बेहतर नंबर की तरफ ले जाएगा मार्किंग। एक बार आप लिख के देखें तो देख सकते हैं कि हर बस्ती हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति होगी। आपको बताएं कि पहली बात करें कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो आपने जब सुना ये पार्टी पॉलिटिक्स तो आपको ज्ञान हो गया कि पार्टी पॉलिटिक्स क्या हो रही है। या तो आप एकदम स्थिर हैं, आप समझ रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत, तो आप लोगों की विचारधाराओं को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक, तो आप देखेंगे कि आप या तो लोगों की शिकायत का निपटारा कर रहे हैं या साथ में आप भी फिर पार्टी पॉलिटिक्स करने लग जाते हैं। क्योंकि क्या है, या तो आप उनके साथ पार्टी पॉलिटिक्स करेंगे या फिर स्थिर रहेंगे या फिर उनकी शिकायतों का निपटारा करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये विभिन्न आपको चरण दिखाई पड़ेंगे। तो पार्टी पॉलिटिक्स दिखाई पड़ेगी। यही पार्टी पॉलिटिक्स क्या होगी, आपके समाज में दिखाई पड़ेगी, आपकी संस्कृति में दिखाई पड़ेगी, आपको धर्मों के बीच दिखाई पड़ेगी। क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स समाज, धर्म, जाति और किसके बीच होगी, कल्चर के बीच होगी, व्यक्ति टू, क्योंकि पर्सन टू पर्सन में डिफरेंस आपको देखेंगे तो या तो क्लास के आधार पर करते हैं या कास्ट के आधार पर करेंगे या कल्चर के आधार पर करेंगे या रिलीजन के आधार पर करेंगे। ठीक, या उसकी विचारधारा के आधार पर करेंगे। आप इन पॉइंटों को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहला है कि व्यक्ति, छोड़ो हम बात करें लिखने में नहीं, व्यक्ति की विचारधारा के आधार पर आप उस पर कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। ठीक, उस हो सकता है आप उसके धर्म के आधार पर जो है उसकी मनमुटाव करेंगे। और आप देखेंगे पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे होंगे तो क्या करेंगे, जाति के आधार पर कर रहे होंगे, संस्कृति के आधार पर कर रहे होंगे। और क्लास ये वर्ड है, या तो वेस्टर्न वर्ड है कि वेस्टर्न वर्ड में या तो क्लास चलता है, और अपने जो टॉलीवुड हॉलीवुड है यहाँ भी क्या है, क्लास चलता है। तो यहाँ भी क्या चलते हैं, क्लास के आधार पर विभेद करते हैं। देख सकते हैं इन वर्डों को आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। ठीक है, इसी पार्टी पॉलिटिक्स के नाम पर आप देखेंगे क्या है, विभिन्न दलों के लोग, मतलब आप किसी दल से जुड़े हैं तो वो क्या करेंगे, उस दल की विचारधारा को फैलाने के लिए क्या करेंगे कि अक्सर दूसरे लोगों के खिलाफ या दूसरी पार्टियों के खिलाफ आरोप लगाएंगे। और आपको बता दें कि पार्टी पॉलिटिक्स के अंतर्गत, ठीक है, जब आप पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, इसका विकृत रूप आपको ये दिखाई पड़ेगा कि पार्टी की विचारधारा आपने जो बनी है संविधान, उसी विचारधारा को एक्सेप्ट करके वर्तमान में पार्टी क्या काम कर रही है उस कार्य को ना देखते हुए जब आप किसी पार्टी की विचारधारा का समर्थन करते हैं तो क्या होगा, आपके अंदर पार्टी पॉलिटिक्स उभर कर सामने आने लगेगी। इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ लिख सकते हैं बेहतर तरीके से। हम बात करेंगे पार्टियों और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। हमने आपको बताया कि संसद भवन में दो पार्टियों की विचारधारा के लोग क्या करेंगे, आपस में चुनावी मुद्दे भी सेटल करते हैं कि आपके इस क्षेत्र में हम ऐसे चुनाव प्रचार करेंगे, आप इस तरीके से करेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, वो इस तरीके से भी अपना सकते हैं, या वो आपको संसद भवन की कैंटीन में बैठे हुए खाना खाते हुए दिखाई पड़ेंगे और अपनी विचारधारा का एक दूसरे को समर्थन देते हैं कि ये राजनीति है, लेकिन हम लोग मानव के रूप में एक हैं। तो एक मंच पे आएंगे, कोई भी हारे या जीते इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपकी ये बात आप समझ सकें, जिस दिन आप ये चीज़ समझ जाएंगे उसी दिन आपको क्या है, भारत में एक अच्छे
लोकतांत्रिक देश में आप एक अच्छे नागरिक बन जाएंगे कि क्या कि पार्टियां तो अपने हित के लिए काम करती हैं, हमें अपना हित करना है। वो आपके समाज, आपके घर का काम देखने नहीं आ रहे, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किसके बीच लड़ रहे हैं, वो नहीं देखने आ रहे हैं। इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर अगर आप लड़ेंगे तो कानून व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन है इसके लिए, ठीक है, वो आपको लड़ा के चले गए अपनी पार्टी की विचारधारा के तहत। तो आप बात करेंगे, पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। हथकंडे का मतलब है कि वो एक दूसरे की विचारधारा को क्या करेंगे, प्रत्यारोप लगाएंगे, क्योंकि प्रतिद्वंद्विता जारी है ईगल की, संवाद जारी है। तो आप देखेंगे जब एक वाद आएगा तो दूसरा क्या करेगा, उस पर भी क्या करेगा, बात करेगा, तो एक संवाद निकलेगा, आपके पास विचार आएगा। फिर क्या होगा, आपके भी विचार में क्या आएंगे, दो विचार आएंगे कि इसकी बात सही है, इसकी बात है। फिर आपका एक तीसरा विचार जन्मेगा, क्या कि इन दोनों से क्या बीच का सही है। तो इस तरीके से फिर दूसरी बात होगी, फिर एक बात निकलेगी, फिर तो ये एक तरीके से लाइबनिज का दृढ़वाद कह सकते हैं, अगर आप फिलॉसफी टर्म में देख सकते हैं, इन्फिनिटी कॉन्फ्लिक्ट में संवाद, क्योंकि अंत नहीं है विचारधाराओं का, या हीगल का वाद संवाद है, आप देख सकते हैं। तो इस रूप में आप देख सकते हैं, फिलॉसफी कॉन्सेप्ट है, वर्ड है, आपको हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन इन्फिनिटी की बात है कि ये विचारधाराएं चलती रहती हैं, क्योंकि लोकतंत्र का विकास भी कहाँ तक होगा ऐसी कोई कल्पना नहीं की गई है। आप देखेंगे लोकतंत्र का विकास, आपकी विचारधारा, आप जितने शिक्षित और अच्छे नागरिक बनते चले जाएंगे, लोकतंत्र का विकास होता चला जाएगा। अपनी जिम्मेदारी समझते चले जाएंगे, आप स्वतंत्रता, समानता, न्याय के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझते चले जाएंगे, क्योंकि जहाँ स्वतंत्रता है जहाँ अधिकार है वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ कर्तव्य भी हैं। तो स्वतंत्रता, समानता, न्याय के साथ आपको जहाँ अधिकार मिले हैं वहाँ कर्तव्य भी मिले हैं, जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ न्याय भी है। लेकिन स्वतंत्रता जब स्वच्छंदता में होगी तब न्याय टूटेगा। तो आप देखेंगे इसके लिए न्याय है, तो यही वर्ड आप देख सकते हैं, ये ट्रायंगल चलेगा, आप देख सकते हैं स्वतंत्रता, समानता, न्याय और आपके कर्तव्यों का बीच में क्या होगा, बैलेंसिंग सिस्टम काम करेगा। तो आप देख सकते हैं चुनावी दौड़ जीतने के लिए यही दबाव किस्म का दीर्घकालिक राजनीति पनपने नहीं देता है। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते। आप देखेंगे जो समाज के अच्छे लोग हैं, जो अच्छी चुनावी राजनीति में उनको अच्छी समझ है, लेकिन होता क्या है कि वो जो चुनावी प्रोपेगेंडा चालू होते हैं, एक दूसरे पर दौर प्रत्यादौर का रूप आपने देखा होगा। भारत के कई समाजसेवी हैं जो कई बार चुनाव लड़ते हैं लेकिन चुनाव हार जाते हैं, क्योंकि वो समाजसेवी हैं। जनता इस चीज़ को नहीं समझती है कि असली काम करने वाला हमारे बीच आना चाहता है, लेकिन जनता क्या करती है, किसी विचारधारा के बीच जुड़ी है, किसी पार्टी से जुड़ी है, तो वो क्या करेगी, उस व्यक्ति को वोट ना दे के किसको वोट करेगी, या तो अपनी जाति धर्म को ध्यान में रख के वोटिंग करेगी, या पार्टी पॉलिटिक्स के नाम पर पार्टी की विचारधारा को वोटिंग करेगी, या फिर आप देखेंगे क्या कि वो इसी तरीके से आप देखेंगे व्यक्ति को ध्यान में नहीं रखेगा, व्यक्ति को वोटिंग करता है क्योंकि वो उसकी इमोशंस जुड़े हैं उससे, तो उसको वोटिंग करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इन्हीं चक्कर में आप या इन्हीं समस्याओं को देखते हुए जो समाज के देश सेवा को अच्छे जागरूक नागरिक हैं, काम करने की चाह भी रखते हैं, लेकिन फिर भी वो मुकाबले में नहीं डट पाते हैं, ठीक है। या इसी नहीं जब डट आते हैं तो बाकी समाज से भी क्या कहते हैं कि आज ये पार्टी पॉलिटिक्स का विकृत रूप है। जब आप अच्छी चीज़ों को समझ जाएंगे कि हमें तो अपने एक ऐसे डेलीगेट का निर्माण करना है जो या चुनकर भेजना है जो संसद भवन में हमारे लिए काम कर सके, हमारी समस्याओं को समझ सके, हमारी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समस्याओं का निपटारा कर सके, हमारी जो वर्तमान समस्याएं हैं उनको, ठीक है, जिसे कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक स्ट्रक्चर पर रोटी कपड़ा और मकान, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट। तो आप देख सकते हैं कि वेलफेयर स्टेट के रैप काम कर रहे हैं, तो इसके लिए काम कर सकें। हम बात करें चुनावी राजनीति के अंतर्गत हमारे संविधान निर्माता, ठीक है, आप देख सकते हैं
कि संविधान निर्माताओं भी इस चीज़ से भली बात पड़ती थे, क्योंकि उस दौर में भी जब अंग्रेज़ों ने राजनीति भारत में की थी, तो जो वर्तमान में कुछ लोग राजनीति भारत में कर रहे हैं, तो कुछ उस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगी, समानता दिखाई पड़ेगी। तो उन्हें ये भी पता था कि जनता तो वही है अभी भी देश की, आने वाले समय में जनरेशन बदलेगी लेकिन देश वही है, विचारधाराएं वही हैं, धर्म वही हैं, राजनीति में वर्ग भी वही हैं, या कल्चर वही है और जातियां वही हैं। तो अब विचारधाराएं, क्योंकि आप देख सकते हैं, तो संविधान निर्माता इन समस्याओं से भली भांति परिचित थे और उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले को ही चमन किया। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था, क्योंकि एक व्यक्ति को अगर मुक्त चुनावी मुकाबला होगा, ऐसा नहीं मानेंगे, एक बार चुन लिया गया फिर दोबारा नहीं, तो आने वाले समय में क्या होगा, समस्याएं फिर से पैदा होंगी। जैसा कि पहले भारत में था, कुछ लोगों को मत देने का अधिकार था, कुछ लोगों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था, कुछ लोग काम नहीं कर सकते, कुछ लोग शिक्षा। तो यही विभेद को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या हुआ, हर वर्ग को वोट देने का अधिकार, हर धर्म जाति को लोगों को वोट देने का अधिकार दिया, सिर्फ कानून के तहत कि अगर उस पर कोई ऐसा केस नहीं है, देशद्रोही नहीं है, तब आपको वोट देने का अधिकार है। तो आप देखेंगे चुनावी मुकाबले का चयन किया गया और इसी चुनावी मुकाबले के अंतर्गत उन्होंने किया ऐसा, क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यह व्यवस्था बेहतर काम करती रही। ठीक, आप देखेंगे ये व्यवस्था क्या गई, बेहतर काम करती रही और उन्होंने ये देखा कि इस पर धीरे धीरे जैसे जैसे लोकतंत्र का विकास होगा, क्योंकि भारत में जब लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण अंग्रेज़ों के समय से शुरू हो गया था, लेकिन वास्तविक लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण जब भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान भारत के लोगों के लिए लिखा, इसके बाद ही आप दिखाई पड़ेगा कि भारत में लोकतंत्र की नींव रखी गई। आप जिस तरीके के संविधान बनाया गया, संविधान का निर्माण जिस तरीके से ल्यूटियन ने जो संस्था बनाई थी, ठीक है, जिसे आज हम संसद भवन जानते हैं, ठीक है, या कहते हैं राष्ट्रपति भवन, तो आप देखेंगे उसी तरीके से क्या हुआ। ठीक, उन्होंने एक नींव रखी, उस नींव के तहत क्या है, आज लोकतंत्र का विकास जारी है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि दीर्घकालिक रूप में व्यवस्था है, धीरे धीरे लोग शिक्षित होते जाएंगे, जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आती चली जाएगी, वैसे वैसे लोग राजनीति की समझ जाएंगे, लोकतंत्र को समझ जाएंगे और काम करते रहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे आपको समाज में आपके बदलाव दिख रहा होगा, आप में बदलाव दिख रहा होगा, शिक्षा जैसे जैसे आपकी बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आप देखेंगे जैसे जैसे आपका विकास होता चला जाएगा, आप क्लास में बदलते चले जाएंगे। तो ये क्लास है। तो आप देखेंगे आदर्श दुनिया में भी सभी राजनीतिक नेताओं को ये मालूम होता है कि लोगों के हित किन चीज़ों में है। आप देखेंगे जो आदर्श दुनिया है, एक आइडियोलॉजी जो वर्ड है, आप देख सकते हैं आदर्शवाद कह सकते हैं। आदर्शवाद का मतलब है, आप देखेंगे या तो साम्यवाद आदर्शवाद की तरफ जा रहा होगा या कार्ल मार्क्स अपने आदर्श विचारधारा को, क्योंकि आदर्श हमेशा विचारों में दिखाई पड़ेगा, व्यवहारिक नहीं। आप देखेंगे, आपने एक मार्गेंथेउ की थ्योरी सुनी होगी, ठीक है, बिहेवियरिज्म, या देख सकते हैं। तो आदर्श कुछ और हैं लेकिन व्यवहार कुछ और होगा, क्योंकि लेकिन जब आदर्श और व्यवहार को बीच में मिलाकर आप चलेंगे तब भी आप एक बेहतर नागरिक का निर्माण अपने आप के अंदर कर सकते हैं। तो आदर्श दुनिया में भी आप देखेंगे राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीज़ों में है, क्योंकि ये वास्तविकता है। क्योंकि जब राजनीति आदर्श में नहीं चलती है, ठीक है, चाहे दुनिया के बेहतरीन लोकतंत्र हों, अमेरिका हो, वहाँ भी क्या है, लॉबिंग वर्ड काम करता है। आप देखेंगे कोई भी पार्टी अपनी विचारधारा पे चुनाव लड़ती है तो अपने लॉबिंग करने वाले लोगों को क्या करती है, इंटरनल रूप से देखेंगे कि लॉबिंग वर्ड भी अमेरिका से जन्मा है, या भी याद रखेंगे, क्योंकि लॉबिंग आपको वर्ड यूपीएससी सीएससी वर्ड में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का हिस्सा आपको इन चीज़ों को जानकारी होनी चाहिए। तो आदर्श दुनिया में भी सभी अमेरिकी राजनीतिक नेताओं को ये मालूम होता है कि लोगों के हित किन चीज़ों में हैं। आगे हम बात करें तो देखेंगे दुनिया के सभी नेताओं को अन्य पेशे के लोगों के सामने आगे बढ़ने का और अपना करियर बनाने की भी चिंता होती है। आज क्या है, आज जो पॉलिटिक्स है वो लोगों के करियर का हिस्सा बन गया है, ना कि समाज सेवा, सोशल सेवा नहीं। सोशल सर्विस तो जुड़ी हुई है किसमें, पॉलिटिक्स में ही। तो आप देखेंगे इसके तहत उनकी सैलरी है, उनके पास भवन है, उनकी क्या है, उनके पास आप ये देखेंगे जो TADS सारी व्यवस्थाएं हैं। तो आप देख सकते हैं आपके पैसे से वो भी क्या करेंगे, एक सैलरी पा रहे हैं। आप देखेंगे जब वो चुनाव हार जाते हैं तो वो पेंशनधारी बन जाएंगे, तो आपके अकाउंट से क्या है, आपके राजस्व से उन्हें
जो है पेंशन भी मिलेगी। तो ये क्या है, आज समाज सेवा बन गई है, एक कैरियर बन गया, समाज सेवा कह रहे हैं। तो आज लोगों का पार्टी ज्वाइन करना, उनको अपना करियर निर्धारण करना है। तो देख सकते हैं दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों समान आगे बढ़ने की भी चिंता होती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपना ठीक है शुरू से ही अगर पॉलिटिक्स में उतर रहा है तो उसे अपना करियर भी चाहिए, अपनी ज़मीन भी चाहिए, अपने कार भी चाहिए, अपना परिवार भी चाहिए उसको, नहीं तो आपके लिए काम करेगा वो अपने लिए क्या करेगा। तो ये भी एक बात है। तो आप देख सकते हैं, तो पहली बात करें, वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, अपने लिए बड़ी बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार रखना चाहते हैं। तो ये प्रतिद्वंद्विता के लिए आप पहला पार्ट कह सकते हैं कि जब प्रतिद्वंद्विता चुनावी राजनीति जनती है तो क्या है, विचारधाराओं के एक दूसरे को प्रत्यारोप लगाते हुए वो राजनीतिक में क्या कहते हैं, कुर्सी का खेल। तो वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, बड़े से बड़ी ठीक है बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। बीजेपी में आपने देखा होगा कि वर्तमान में अपनी मोदी जी हैं जो, उनका राजनीतिक कैरियर कहाँ से शुरू होता है, आज अपने देश के प्रधानमंत्री हैं। तो हायरार्की सिस्टम में ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है हर व्यक्ति को। अगर कोई व्यक्ति कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, अपनी बात कोई विचारधारा को नहीं रखेगा या आगे नहीं बढ़ेगा, तो फिर ना ही वो राजनीति कर पाएगा, ना ही वो किसी कंपटीशन में, क्योंकि कंपटीशन चाहे आप तैयारी कर रहे हो किसी चीज़ की तो आपको अपनी बात समझकर करनी है, लिखनी है अच्छे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। जब आप अच्छी विचारधारा के साथ कंपटीशन करेंगे कि हमें भी ये काम करना है, ठीक इस सोच के साथ आप काम करेंगे तो आप अवश्य आगे बढ़ेंगे। यही पार्टी पॉलिटिक्स में भी चलता है कि लोग क्या करेंगे, सत्ता में बना रहना चाहते हैं, बड़े से बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। यह भी संभव है कि अंदर लोगों की सेवा की करने की भावना हो। इसके साथ ये वर्ड जुड़ा है कि क्या है, हम सेवा तो करना चाहते हैं लेकिन हमें अधिक अधिकार और अधिक बड़ा पद मिलेगा, क्योंकि आपको यूपीएससी में इंटर पाना चाहता है कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, आप पीसीएस में थे क्यों संतुष्ट नहीं है। तो कहते हैं लोग कि हम आईएएस बनकर क्या है ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास पावर्स अधिक होंगी, तो हमारे पास कानून या अधिकार अधिक होंगे, तो हम लोगों की सेवा अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो क्योंकि उनके अंदर क्या है, कुछ बड़ा बनने की है, बड़ा करने की है। तो यही काम आप देखेंगे पॉलिटिक्स में राजनीतिक लोगों के भी अंदर होती है। तो उनके साथ आप देखेंगे कि लोगों की सेवा करने की भावना ऑलरेडी जुड़ी हुई होती है। हम बात करें, यह संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो। हमने जैसा बताया कि वो किसी बार जुड़े हुए हैं, अपना राजनीतिक करियर भी बना रहे हैं, इसके साथ आपकी सेवा करने की भावना हो, क्योंकि राजनीति क्या है, राजनीति सेवा करने की भावना से ही जुड़ी हुई है। तो सेवा भावना होगी और नहीं भी है तब भी उन्हें आपको दिखानी पड़ेगी चुनावी मैदान में कि हम आपके राजनीतिक सेवक हैं, ठीक है, जनसेवक हैं। इसीलिए देखा होगा कि जनसेवक को प्रशासन से बड़ा पद दिया जाता है जब वो चुन के जाता है संसद भवन में, आप इसे याद रखें, ठीक है। एक डीएम जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपनी एग्ज़ाम करके बैठता है, इसके बाद भी क्या करेगा, अपने जनसेवक को सर करके बुलाएगा, लेकिन क्या है वो 5 साल के लिए, क्योंकि जनता ने उसे चुन के भेजा है। तो ये जनसेवा ही उनके अंदर जुड़ी हुई होती है। मालूम ना हो ये काम कैसे किया जाता है, ये भी देख सकते हैं आप। यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो उनके लोगों की ज़रूरतें या स्थानीय स्थितियों की मेल ना बैठें, ठीक है। आप देख सकते हैं इस संदर्भ में कि आप यहाँ हॉलीवुड टॉलीवुड का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि उनके अंदर सेवा की भावना तो है, लेकिन क्या है, उन्होंने कभी ज़मीनी हकीकत पे वो काम ही नहीं देखा कि आम समस्याएं क्या हैं जनता की, या उनकी सामाजिक आर्थिक समस्याएं क्या हैं, वेलफेयर स्टेट की संकल्पना क्या होती है, राजनीति में जनसेवा क्या होती है। जब किसी राजनीतिक पॉलिटिक्स या पार्टी पॉलिटिक्स के किसी व्यक्ति में या पर्सनालिटी कहते हैं, राजनीति में कोई व्यक्ति आने वाले के अंदर जब इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा, तभी क्या होगा, वो स्थानीय स्थितियों से उसका मेल नहीं बैठेगा, और वो जब आप चुन के भेजेंगे उसे, या तो विधानसभा की गैलरी में बैठेंगे या फिर संसद भवन की गैलरी में बैठेंगे। तो यही स्थितियां होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप उस व्यक्ति को वोट दें जो आपके समाज की अच्छी समझ, आपके एरिया की अच्छी समझ, उसको डेमोग्राफिक जानकारी हो, कल्चरल जानकारी हो, सामाजिक आर्थिक समस्याओं की जानकारी हो, क्योंकि डेमोग्राफिक रूप में भी उसे काम करना पड़ता है कि यहाँ का जाग्राफिक भौगोलिक एरिया क्या है। इसीलिए आप देखेंगे कि एक प्रशासनिक अधिकारी को हर चीज़ का ज्ञान होगा और वो
इस लेवल पे अपने जनसेवक की मदद करता है। ठीक है, वास्तविक आपको लगेगा कि सरकार काम कर रही है, लेकिन नहीं, वास्तविकता आपको दिखाएगी कि एक प्रशासनिक अधिकारी ही जनसेवक को बैकग्राउंड दे रहा है, आधार दे रहा है कि आप इन चीज़ों को इस तरीके से करेंगे, क्योंकि हमारे जनसेवक को शायद इतनी जानकारी ना हो, एक्सेप्शनल केसों को छोड़कर। आप देख सकते हैं कि चुनावी राजनीति में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे करेंगे। ठीक है, ये वास्तविकताएं हैं, समस्याएं हैं, लेकिन ज़रूरी भी है, क्योंकि प्रतिद्वंद्विता ज़रूरी है। आप अगर प्रतिद्वंद्विता जरूरी नहीं रह जाएगी तो क्या होगा, आप स्थिर हो जाएंगे। लोग एक बार आप चुन के भेज देंगे तो आप, या एक ही व्यक्ति को आप चुन के बार बार भेजेंगे, क्योंकि एक बहुदलीय व्यवस्था की जगह एक दलीय व्यवस्था हो तो आप क्या करेंगे। जैसे देखिए चाइना का एग्जाम्पल है, आप देखेंगे तो कैसा वहाँ लोकतंत्र की बात करने वालों को क्या किया जाता है। तो आप बात करें, अपने हक की बात नहीं कर सकते हैं अगर मन की बात है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। वास्तविकताएं भी हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी है, लेकिन काम भी चल रहा है, लोकतंत्र का विकास भी हो रहा है, लोगों का भी विकास हो रहा है। तो आप देखेंगे हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं। एक तरीका तो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव करके ला सकते हैं। ठीक है, जैसे संविधान में कानून बना दिया जाए कि हमारे देश के जो राजनीतिक व्यक्ति हैं उनका शिक्षित होना ज़रूरी है, उन्हें समस्याओं का जानकारी होना ज़रूरी है। तो राजनीतिक उनके ज्ञान में, उनके चरित्र में ये देख लिया जाए किसी भी व्यक्ति को क्या है। अगर कोई केस चल रहे हैं, किसी को इतने वर्ष की कोई सज़ा हुई है, तो आप देख सकते हैं जब तक उसे क्या है, कोर्ट से जब तक क्या है क्लीन चिट नहीं मिल जाती है तब तक चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि ऐसी बात अब आ चुकी है, लालू जी अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये ज्ञान अपना अधिनियम आ चुका है। आगे भी अभी भी इसमें क्या है, संवाद बात का दौर चल रहा है। अब बात आती है कि राजनीति के लोगों को ज्ञान और चरित्र कैसा हो। आज भारत के लोग इस चीज़ पे बात करने लगे हैं, आप भी इस पे बात कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव की सुधार लाने हैं। लेकिन आप देखेंगे कि दूसरा, हम ऐसी व्यवस्था बनाएं कि लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा ना करने वालों को दंड मिले। ये एक थॉट है, ऐसा हमारी एनसीईआरटी कहती है कि हम एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें जिसमें जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया, उनको पुरस्कार दिया जाए। तो आप देखेंगे आजकल क्या है, आजकल सांसद भवन में, ठीक है, हो सकता है वो राजनीतिक प्रेरित हो, लेकिन क्या कर रहे हैं, आने वाले समय की जड़ है ये, आगे काम करेंगी कि सबसे बेस्ट सांसद का पुरस्कार किसको मिला। तो उनमें भी देखिए बेस्ट तो कोई है नहीं, लेकिन उसमें भी एक बेस्ट देखा जाता है कि हम ये सांसद पुरस्कार देंगे। तो आप देखेंगे इन्होंने अच्छा काम किया या संसद भवन में इन्होंने ऐसा काम किया, तो पुरस्कार का दौर जारी है। तो आप देखेंगे भारत में भी ये चीज़ दिखाई पड़ती है। तो आप देखेंगे हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने की भावना हो, उन्हें पुरस्कार मिले, और जो ऐसा ना करे उनको दंड मिले। लेकिन दंड देने की व्यवस्था अभी भारत में ऐसी नहीं दी गई है कि हम काम करने नहीं करेंगे। ये कुछ वैसी है कि हमें तो जनता ने चुन के भेजा है, हम 5 साल तक रहेंगे। अगर दंड का मतलब है, अगर ये व्यवस्था ठीक अगर लागू हो जाए तो स्विट्जरलैंड की जो व्यवस्था है कि अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो क्या करेगी जनता, दूसरा डेलीगेट उस जगह पे चुनकर भेज देगी, जिसे कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण सामने आ जाएगा भारत में, इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करेगा, ये भी एक समस्या है कि इसका पुरस्कार दंड का फैसला कौन करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास तो काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, संविधान की व्याख्या करे। अब इस चीज़ के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन डेवलप किया जाए, तो इंस्टीट्यूशन इसका डेवलप करने का तरीका यही है, अगर आप लिखना चाहें, कि संसद भवन की कुछ संविधान विशेषज्ञ जो रिटायरमेंट के दौरान बैठ के चुके हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायरमेंट जज हों, चाहे अच्छे समाज सेवा से जुड़े लोग हों। समाज सेवा का मतलब जिन्होंने सोशल सर्विस भारत भर में, विश्व भर में अपना नाम कमाया है। ठीक है, पहला नाम आप देख सकते हैं कैलाश सत्यार्थी का है, अन्य बहुत सारे नाम हैं भारत में जो सोशल वर्क के रूप में विश्व भर में विख्यात हैं। इन लोगों की एक कमेटी बैठे जो संसद भवन के कार्यों का रिव्यू करे। लेकिन जब ऐसी समस्या आएगी तो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा कि संसद भवन में जनसेवक का, जनता ने जिसे चुनकर भेजा है, तो उनकी समस्याओं पे कॉन्फ्लिक्ट होगा। हमें तो जनता ने चुन भेजा, आप कौन होते हैं हमारी क्यों रिव्यू करने वाले। इसके लिए संविधान के तहत, क्योंकि कोई संवैधानिक व्यवस्था ही ऐसा काम कर सकती है, और जब ये संवैधानिक व्यवस्था के तहत ऐसा इंस्टीट्यूशन लाया जाएगा तभी भले संभव हो, क्योंकि जनसेवक चुनने का अधिकार है कि जनता ने उसे राइट दिया है। जनता ने अपनी इच्छाओं को
जो है अपने प्रतिनिधि को सौंपी हैं। प्रतिनिधि उनके लिए काम कर रहा है क्योंकि संप्रभुता का उल्लंघन होगा। आप ये भी दिखा सकते हैं इसकी आलोचना में, आंसर लिखते वक्त आप दिखा सकते हैं। लोग कहते हैं कि चुनावी प्रतिद्वंद्विता का अर्थ यही है। आप देख सकते हैं कि हमने आपको जो बात भी बता दी, राजनीति भी कर दी। राजनीति का मतलब है कि आपको उनकी आलोचना भी दिखा दी। तो बात संवाद की दौर चलते रहे हैं। तो आप देख सकते हैं नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। ठीक है, नियमित चुनावी मुकाबले होंगे तो आपको पहला अधिकार मिलेगा कि आप अपने डेलीगेट्स या प्रतिनिधि का क्या है रिव्यू करेंगे। दूसरा, राजनीतिक दलों को भी मिलता है, उन्हें भी पार्टी में क्या है अपने प्रतिनिधि बदलने का अधिकार मिल जाता है। आप देखेंगे जब तक कोई ऐसा कानूनी उल्लंघन नहीं करता है उनका प्रतिनिधि, तब तक वो अपनी उससे क्या है हटाते नहीं हैं। नेताओं को भी लाभ मिलता है। नेताओं को लाभ ये मिलेगा कि उन्हें भी लगेगा क्या है कोई अच्छा व्यक्ति आया है हमारे बीच प्रतिद्वंदी करने। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 3 स्तर की व्यवस्था कायम हो रही है। आप और भी पॉइंट देख सकते हैं इसमें। उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया। ठीक है, लोगों की इच्छा क्या है? लोगों की इच्छा वही है जो उनकी सामाजिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं, रोटी कपड़ा और मकान है। वेलफेयर स्टेट की कामना एक आम व्यक्ति करता है कि सरकार हमारे लिए ये काम करेगी। ठीक है, लेकिन सरकारें भूल जाती हैं कि वेलफेयर स्टेट के नाम पर लोग चंद पैसे और चंद चीज़ों को वेलफेयर के नाम, लेकिन हमें वेलफेयर की स्टेट की कामना उनकी जड़ों में उनके इंस्टीट्यूशंस को सुधारना है। मतलब उन्हें उनकी लाठी नहीं पकड़ाना है, उनको उनके पैरों पे खड़े करना है। यही भारत की सबसे बड़ी विडंबना है। आप इसकी आलोचना में IGPF लिख सकते हैं कि मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, आगे चुनाव में उनकी जीत की संभावना बढ़ेगी। आप देखेंगे जैसे जैसे लोगों की इच्छा के अनुसार वो बात उठाएंगे आपके बीच तो उनकी लोकप्रियता बढ़ती जाएगी। जैसे अरविंद केजरीवाल आए, उन्होंने क्या हुआ, पहले करप्शन का मुद्दा उठाया, फिर लोगों के बीच लोकप्रियता बढ़ी। पूरे भारत के वर्ष के लोग दिल्ली इकट्ठा हुए और अरविंद केजरीवाल एक क्या हुए, पर्सनालिटी बने। ठीक, पर्सनालिटी बनने के साथ इसके बाद वो धीरे धीरे उन्होंने क्या हुआ, अपनी एक पार्टी बनाई। पार्टी बनाते ही उनके बीच लोगों के बीच कुछ विभेद शुरू हुए, लेकिन वो पार्टी बनाए, चुनाव जीते क्योंकि जनता ने उन्हें राइट दिया काम करने का। और तो देख सकते हैं तो उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करते हैं तो दोबारा चुनाव जीतेंगे, जैसे अरविंद केजरीवाल या अन्य स्टेटों के देख सकते हैं। या लेकिन वास्तविक लोकतंत्र में लेकिन किसी ठीक है मतदाताओं को संतुष्ट करने में अगर वो असफल रहे तो अगला चुनाव वो जीत नहीं सकते हैं। आपको एग्जाम्पल मैंने बताया था देवी चौधरी लाल का न्याय शुद्ध आंदोलन या अन्य स्टेटों में जो सरकारें बदलती हैं। लेकिन वास्तविकता ये है, हमें आपको यहाँ बता सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स सिस्टम के तहत आप देखेंगे आजकल क्या है, बड़े बड़े CEOs, बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर के IITN और आप देखेंगे क्या है चुनावी एनालिसिस के साथ वोट कैसे कहते हैं कि आप इस एरिया में इस जाति का वो व्यक्ति उतारिए, इस धर्म का व्यक्ति उतारिए। ये भारत में आज सबसे बड़ी इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स की क्या है विडंबना है कि लोग राजनीतिक पार्टियां इसमें काम करने में लगी हैं। कि आप देखेंगे बहुत सारे नाम आएंगे आपको पर्सनालिटी में जो बड़ी बड़ी सैलरीज पे राजनीतिक पार्टियों के लिए काम करती हैं। ये उनका पूरा एक क्या है विंग है और वो हर तरह की अपनी विचारधाराएं फैला रही हैं। तो संतुष्ट फिर भी जनता समझती रहती है और अपना मत चुनाव के समय उनको रिव्यू करती है, अच्छा है बुरा देख सकते हैं। ठीक, चुनावी राजनीति कहते हैं इस तरह यदि कोई व्यक्ति राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी होगी। पहली बात है, जैसे हमने आपको बताया है, कोई व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है। ठीक है, हमें सत्ता में आना है, फिर भी राजनीति में आने का मतलब, सत्ता में आने का मतलब जनता ने आपको चुन के भेजा है तो आप जनता के जनसेवक हैं और जनता के जनसेवक हैं तो आपको जनता के लिए काम करना होगा। आपको देखा होगा कि जनता के लिए कुछ ना कुछ आपको काम करना होगा क्योंकि राजनीति संसद भवन में बैठने वाले लोग क्या है, जो भी कानून, जो भी काम, जो भी कार्य करेंगे वो क्या करेंगे, जनता के लिए ही करेंगे क्योंकि वो जनता के लिए बैठे हैं, जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है तो उन्हें वो मजबूरन भी करना होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर वो नहीं कर रहे हैं तो क्योंकि संसद भवन में बैठने वाला व्यक्ति दिन प्रतिदिन क्या है जनता के प्रति या उत्तरदायी है। तो आप देखेंगे संसदीय व्यवस्था में यही एक सबसे बड़ी अच्छी बात है कि वो हर दिन हर समय आपके प्रति क्या हैं, उत्तरदायी है। ठीक है, इस तरह राजनीतिक मुकाबले तो संभव है
कुछ भेद पनपें, ठीक है। अगर राजनीतिक मुकाबले हैं तो उनमें भेद पनपेंगे, भेद होंगे ही, क्योंकि जहाँ मुकाबला है वहाँ भेद है, ठीक है। लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन अगर सकारात्मक है, बेटर है, तो आप देखेंगे लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार राजनीतिक दल इसके नेता और उनकी सेवा करने के लिए बाध्य होते हैं, ठीक है। कोई भी हो, कोई भी पार्टी चुनाव जीतकर संसद भवन में बैठे, चाहे लोकसभा में बैठे, चाहे विधानसभा में बैठे, लेकिन वो जनता के लिए बैठे हैं। जहाँ जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है, वो आपका ग्राम प्रधान भी अगर आपने चुनकर भेजा है तो आपकी समस्याओं के निपटाने के लिए बैठा है, आपके लिए काम करेगा ही करेगा। ये बात अलग है कि वो आपके बीच ना जाए, लेकिन आप उनके बीच जाएंगे, कुछ ना कुछ अपनी समस्याओं का निपटारा अवश्य करेंगे। तो बाद तो उनको होना ही पड़ा, क्योंकि ये लायबिलिटी उन्हें संविधान के तहत, उन्हें जैसे ही चुनाव जीता उनको डीएम ने दिया क्या, शपथ पत्र और चुनावी जीत का पत्र। तो आप देखेंगे वो आपके प्रति क्या हो गए, लायबल हो गए। और जब उन्होंने संसद भवन में बैठकर क्या है, प्रोटेम स्पीकर के समय साथ क्या है, ये शपथ ली, तो आप देखेंगे शपथ के साथ ही वो लिखते हैं कि हम आपकी सेवा के लिए जुड़े हैं, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो जनता या संविधान के नियमों का उल्लंघन हो, ठीक है, इच्छाओं का उल्लंघन हो। वो ये शपथ लेते हैं। तो राजनीतिक व्यक्ति को भी शपथ लेनी पड़ती है बाकायदा, संसद भवन में या विधानसभा या कहीं भी। तो शपथ पत्र हर जगह है जहां जनता वोटिंग करती है। हम बात करें चुनावी राजनीति में कार्टून को समझें तो देखिए, वोट दो तो आपको देख रहे हैं, मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे हैं, मेरे पास वोट है। तो देखिए चुनाव के समय क्या है, आप जाएंगे तो आपने वोट दिया, आपको अगर ये कहने ही ना पड़े कि हमने कार्य किया, अगर राजनीतिक पार्टियां ऐसे व्यक्ति को अपने चुनावी क्षेत्र में उतारें जिन्होंने जनता के लिए काम किया हो, समाज सेवा की हो, तो शायद ये कार्टून आज जो पैरों के बल एक डेलीगेट्स को किसान या आम आदमी खड़ा किए है कि मेरे पास वोट है, अगर तुम मेरे लिए कामनाएं नहीं करोगे तो हम आपको पलट देंगे या बदल देंगे। ये डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट आपको है कि डीपीएसपी में अगर सरकारें काम नहीं करेंगी, क्योंकि वो एक क्या है, प्रलेख आलेख के रूप में लिखे गए हैं, उनके लिए काम नहीं करेंगी तो जनता वोट क्या है, वोटिंग के समय उनको टांग पकड़ेगी, सर नीचे करेगी और पैर ऊपर कर देगी। यही पॉलिटिक्स रिव्यू है, इसे हमने बोला है, ठीक, ये कार्टून के माध्यम से बोला है, ना कि मेरी विचारधारा, ध्यान रखें इस चीज़ का, ठीक है। तो आप किसी पार्टी या विचारधारा से जुड़े हों तो कृपया हमें, मेरे प्रति आप कोई भावना ना विकसित करें, हमारा काम है आपको बताना या समझाना, बस हम तो प्रॉमिस के वर्ड में है, आप देख सकते हैं, आप जनता के बीच गए, ये देखिए एक वोटर है, ठीक है, इस वोटर में आपने देखा है कि कार्टून है, वोटर में एक जनता के बीच एक प्रतिनिधि गया, उसने इतने सारे प्रॉमिस लेके गया, लेकिन वास्तविकता क्या है, एक निकल गया। रहेगी एक काम किया होगा, एक बोरे में आप देखिए प्रॉमिस भरे हैं, और वोटर देखिए ये क्या है, एक डॉगी के रूप में दिखाया गया है कि ये देखता ही रह गया और वो अपना काम करके निकल गया। तो भारत में चुनावी पॉलिटिक्स में कैरियर बनाने का ये भी देखा जाता है। यहाँ दिए गए कार्टूनों को ध्यान से देखें, प्रत्येक कार्टून यह संदेश देता है कि अपने शब्दों में लिखें, आप इसको बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। अपनी कक्षा में चर्चा करें कौन सा कार्टून आपके लिए, इलाके लिए असलियत देता है। तो देख सकते हैं वास्तविकता इसमें आपको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को आप इस तरीके से नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हाँ, व्यक्ति, राजनीतिक डेलीगेट कुछ इसी तरीके से आम जनता को समझता है। ये इसलिए यहाँ दिखाया गया। मतदाता और उम्मीदवारों के बीच संबंधों पर चुनाव के अवसर बताने वाले कार्टून को खुद बनाएं। तो आप एक कार्टून के नए निर्माण कर सकते हैं, दो है, एक तीसरा आप इसको संवाद मतलब मीडियम वर्ग में दिखा सकते हैं या देख सकते हैं। हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए गुड डे। अबे रुक जा, रुक जा।